नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यह है बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की यूट्यूब क्लास है और हम लोग बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। और आज जिस विषय की चर्चा इस व्याख्यान के अंतर्गत हम करने जा रहे हैं या जिस बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वह है कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स की विचारधारा में वर्ग संघर्ष की धारणा को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। जो कार्ल मार्क्स का दर्शन है उसमें जो वर्ग संघर्ष की धारणा है उसको विशेष महत्व प्रदान किया गया है। साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा गया है कि अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। ये इंपॉर्टेंट कथन है जो साम्यवादी घोषणा पत्र में या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष की जो यह धारणा है वह ऑस्टिन थोर से ली है, किंतु इसकी पूर्ण विवेचना मार्क्स के द्वारा ही की गई है। तो आपको याद रखना है कि वर्ग संघर्ष की धारणा मार्क्स ने किससे ली है? ऑगस्टिन थोर से, ऑगस्टिन थोर। अब देखते हैं कि वर्ग का क्या अर्थ है, वर्ग से क्या तात्पर्य है। बात वर्ग संघर्ष की आ रही है तो वर्ग का यहां पर क्या तात्पर्य है? वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिनके साधारण हित एक हों। आपको ध्यान रखना है इस परिभाषा को कि वर्ग क्या है। वर्ग व्यक्तियों का वह समूह है जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित होता है और जिनके साधारण या सामान्य हित एक जैसे होते हैं। तो यह वर्ग की परिभाषा है। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समाज में उत्पादन तथा वितरण पर आधारित दो वर्गों को मानकर चलता है जो अपने विरोधी हितों के कारण संघर्षरत रहते हैं। ठीक है, जो मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वह क्या मानता है कि समाज में दो वर्ग होते हैं और उनके जो हित हैं परस्पर विरोधी होते हैं। इस वजह से वे दोनों वर्ग संघर्षशील रहते हैं, संघर्षरत रहते हैं। वर्गों के स्वरूप में भले ही अंतर आता रहे, वर्गों, हमने इस बात को देखा था इतिहास की आर्थिक व्याख्या के दौरान कि वर्गों के स्वरूप में अंतर आता रहता है, किंतु समाज में एक वर्ग उत्पादन के साधनों, भूमि, पूंजी आदि पर अधिकार रखता है। इसे जमींदार या पूंजीपति वर्ग कहकर संबोधित किया जाता है। और दूसरा जो वर्ग है इन पर आश्रित रहने वाला और घोर परिश्रम करने वाला श्रमिक या शोषित वर्ग होता है। ठीक है, तो एक दो जो पूंजीपति वर्ग है वह क्या है? उत्पादन के साधनों का स्वामी है। और जो शोषित या श्रमिक वर्ग है वह इन पूंजीपतियों पर आश्रित रहने वाला है और घोर परिश्रम करने वाला वर्ग है। इस प्रकार दो वर्ग माने हैं पूंजीवादी अवस्था में कार्ल मार्क्स ने। पूंजीपति वर्ग या शोषक वर्ग, पूंजीपति वर्ग को मार्क्स क्या कहता है? शोषण करने वाला वर्ग अर्थात शोषक वर्ग। परिश्रमजीवी वर्ग यानी श्रमजीवी वर्ग या श्रमिक वर्ग का शोषण करता है, उनके शोषण से लाभ उठाता है। दूसरा जो वर्ग है पर्याप्त परिश्रम करने पर भी जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी करने के साधन नहीं जुटा पाता और निरंतर शोषित होता रहता है। दूसरा वर्ग जो श्रमजीवी वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, वह खूब तो परिश्रम करता है, इसके बावजूद वह जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं बड़ी मुश्किल से जुटा पाता है। इस प्रकार उनका निरंतर शोषण होता रहता है। तो पहला जो वर्ग है वह शोषक वर्ग कहलाता है और दूसरा वर्ग शोषित वर्ग कहलाता है। पूंजीपति और श्रमिक दोनों को एक दूसरे की जरूरत होते हुए भी इनके हितों में परस्पर विरोध होता है।
विरोध का क्या कारण हम देखते हैं कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन फिर भी इनके हितों में विरोध पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? कि पूंजीपति जो है कम से कम मजदूरी देना चाहता है। पूंजीपति काम के बदले में कम से कम मजदूरी देना चाहता है ताकि उसको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। दूसरी ओर मजदूर अपने काम के बदले में अधिक से अधिक मजदूरी प्राप्त करना चाहता है। अतः हितों के इस विरोध के कारण इन दोनों वर्गों में संघर्ष आरंभ हो जाता है। यही वर्ग संघर्ष की बुनियाद है और इसी कारण वर्ग संघर्ष हमेशा से चला आ रहा है। समझ में आया आपको कि वर्ग संघर्ष समाज में क्यों होता है? क्योंकि शोषक वर्ग और शोषित वर्ग दोनों वर्गों के हित जो हैं विरोधी होते हैं, उनमें परस्पर विरोध होता है। ठीक है। मार्क्स और एंजेल्स साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखते हैं, स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, अमीर तथा सामान्य जन, भूस्वामी तथा भूदास, श्रेणीपति तथा दस्तकार, संक्षेप में उत्पीड़क तथा उत्पीड़ित, निरंतर एक दूसरे का विरोध करते तथा अनवरत कभी लुक छिपकर तथा कभी खुलकर संघर्ष चलाते रहे हैं। इस संघर्ष की परिणति हर बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में हुई है या संघर्ष करने वाले वर्गों के सर्वनाश में या विनाश में। तो साम्यवादी घोषणा पत्र में जो स्वतंत्र व्यक्ति, दास, अमीर तथा सामान्य जन, भूस्वामी तथा भूदास, श्रेणीपति तथा दस्तकार जो नाम दिए गए हैं, ये शोषक और शोषित वर्ग के विभिन्न रूप हैं जो अलग अलग समय में हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इन्हें हम शोषक या शोषित वर्ग या उत्पीड़क या उत्पीड़ित वर्ग भी कहते हैं। तो इन दोनों में हमेशा से लगातार कभी खुला हुआ कभी छिपा हुआ संघर्ष चला आ रहा है और इस संघर्ष का जो परिणाम है या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण के रूप में हुआ है या संघर्ष करने वाले वर्गों के विनाश में हुआ है। वर्ग संघर्ष की अपनी इस धारणा के आधार पर कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के अंत की अवसंभावना व्यक्त करता है। जो वर्ग संघर्ष की अपनी धारणा है कार्ल मार्क्स की, उसके आधार पर वह पूंजीवाद के अंत की भविष्यवाणी या अवसंभावना व्यक्त करता है कि पूंजीवाद का अंत निश्चित है। उसके अनुसार पूंजीवादी अवस्था में ही स्वयं अपने विनाश के बीज निहित है। यह महत्वपूर्ण कथन है कार्ल मार्क्स का कि पूंजीवादी अवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था में ही पूंजीवाद के विनाश के बीज निहित है, क्योंकि पूंजीपति अधिक उत्पादन में विश्वास करते हैं, जिसका परिणाम थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में धन का एकत्रित होना होता है। पूंजीपति क्या चाहते हैं कि अधिक से अधिक उत्पादन करना वे चाहते हैं और इसका परिणाम क्या होता है? जो धन है, जो पूंजी है, वे कुछ एक लोगों के हाथ में एकत्रित हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों की संख्या में निरंतर कमी और श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती रहती है। पूंजीपतियों की संख्या तो क्या है? कम होती जाती है और श्रमिकों की संख्या निरंतर बढ़ती जाती है। पूंजीपति अपने आर्थिक लाभों के कारण एक ही स्थान पर अनेक उद्योगों की स्थापना करने में विश्वास करते हैं। पूंजीपति क्या करते हैं कि एक ही स्थान पर बहुत सारे उद्योगों की स्थापना करते हैं ताकि उनको अधिक से अधिक आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो। और उद्योगों के इस स्थानीयकरण, जब एक ही स्थान पर बहुत से उद्योगों की स्थापना की जाती है, उसे बोलते हैं उद्योगों का स्थानीयकरण। इसके कारण श्रमिकों में वर्गीय चेतना का निरंतर विकास होता रहता है। जब बहुत से उद्योग एक ही जगह स्थापित हो जाते हैं तो बहुत से श्रमिक एक ही जगह काम करते हैं, एक ही स्थान पर रहने लगते हैं। इस वजह से वे एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को वो जान जाते हैं और उनमें वर्गीय चेतना का विकास होता रहता है, उनमें एकता उत्पन्न हो जाती है और इस वर्गीय चेतना और एकता के आधार पर वे पूंजीपतियों का मुकाबला करने में सफल हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरी बात है वह क्या है? उद्योगों में उत्पादन की मात्रा अधिक बढ़ जाने के कारण बहुत अधिक उत्पादन जो पूंजीपति करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा बढ़ जाती है। तो इसकी खपत के लिए किया जाता है कि दूसरे देशों में बाजारों या मंडियों की तलाश की जाती है उस माल को, उस सामान को खपाने के लिए। विकसित पूंजीवादी देशों के पूंजीपति दूसरे देशों में अपनी
पूंजी लगाते हैं, वहां इन्वेस्ट करते हैं और पूंजीवाद जो है इस प्रकार विश्वव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लेता है। पूंजीवादी व्यवस्था का एक परिणाम बार बार आर्थिक संकटों की उत्पत्ति है। पूंजीवादी व्यवस्था का एक परिणाम पूंजीवादी व्यवस्था का एक परिणाम बार बार आर्थिक संकटों की उत्पत्ति है, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों की स्थिति असुरक्षित हो जाती है। पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक संकट उत्पन्न होते रहते हैं बार बार, और इन आर्थिक संकटों की वजह से पूंजीपतियों की जो स्थिति है वह असुरक्षित हो जाती है। सभी देशों के श्रमिक समान रूप से पूंजीवाद के शोषण और अत्याचार से पीड़ित होते हैं। सभी देशों के श्रमिक समान रूप से पूंजीवाद के शोषण और अत्याचारों से पीड़ित होते हैं, अतः श्रमिक आंदोलन बहुत अधिक सुसंगठित हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लेता है। पूंजीवाद इस सुसंगठित श्रमिक आंदोलन के सामने टिक नहीं सकता और इस प्रकार पूंजीवाद स्वयं अपने अवश्यंभावी विनाश का कारण बन जाता है। श्रमिक पूंजीपतियों से पूंजी और उनके सहायक वर्ग से सत्ता छीन लेने के उपरांत सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित कर सकते हैं। वर्ग संघर्ष की भावना किस प्रकार से पूंजीवाद के अंत का मार्ग प्रशस्त करती है, इसे स्पष्ट करते हुए कोकर ने लिखा है, पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरों की संख्या बढ़ाती है। पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरों की संख्या बढ़ाती है, उन्हें वह संगठित समुदायों में एकत्रित कर देती है, उनमें वर्ग चेतना का प्रादुर्भाव करती है और उनमें परस्पर संपर्क तथा सहयोग स्थापित करने के लिए विश्वव्यापी पैमाने पर साधन प्रदान करती है, उनकी क्रय शक्ति को कम करती है और उनका अधिकाधिक शोषण करके उन्हें संगठित प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित करती है। तो यह कोकर यहाँ बताना चाह रहे हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में किस प्रकार के अंतर्विरोध होते हैं, किस प्रकार की समस्याएं होती हैं जो उसके अंत जो पूंजीवाद के अंत को प्रशस्त करती हैं। स्वयं ही पूंजीवाद अपने अंत को प्रशस्त करने के कारण अपने अंदर रखता है। ये था वर्ग संघर्ष सिद्धांत कार्ल मार्क्स का, कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से कार्ल मार्क्स का क्या तात्पर्य है। अब देखते हैं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना, कि जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है उनकी किन आधारों पर आलोचना की जाती है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की अनेक आधारों पर आलोचना की गई है, जैसे सामाजिक जीवन का मूल तत्व सहयोग है, न कि संघर्ष। पहली आलोचना क्या कहती है कि सामाजिक जीवन का जो मूल आधार है वह सहयोग होता है, संघर्ष नहीं होता। मार्क्स की इस धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि संघर्ष ही सामाजिक जीवन का मूल तत्व है। वास्तव में यदि ऐसी स्थिति होती तो मानव समाज कभी का समाप्त हो गया होता। यदि संघर्ष जो है सामाजिक जीवन का मूल तत्व होता तो मानव समाज कभी का समाप्त हो गया होता। संघर्ष की अपेक्षा सहयोग, प्रेम और सहमति की भावनाएं या सहानुभूति की भावनाएं अधिक प्रबल होती हैं और मानव समाज इन्हीं भावनाओं पर टिका हुआ है। आर्थिक क्षेत्र में भी मजदूर और मालिक के पारस्परिक सहयोग के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन संभव है। कि अगर आर्थिक क्षेत्र की हम बात करें तो अगर मालिक और मजदूर में सहयोग नहीं होगा तो वस्तुओं का उत्पादन संभव नहीं होगा। मार्क्स ने सहयोग के तत्व की उपेक्षा करते हुए और संघर्ष के तत्व पर अधिक बल देकर बड़ी भूल की है, जिसने मार्क्स के दर्शन में रचनात्मकता का अभाव कर दिया है। तो पहली आलोचना क्या है कि यह बात गलत है कि सामाजिक जीवन का मूल तत्व संघर्ष होता है। संघर्ष नहीं होता, वह क्या होता है, सहयोग होता है। दूसरी आलोचना क्या है, समाज के केवल दो ही वर्ग नहीं है। कार्ल मार्क्स ने समाज को केवल दो ही वर्गों में विभाजित किया है, लेकिन समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं होते। मार्क्स ने समाज में दो वर्ग माने हैं, किंतु वास्तव में समाज के अंतर्गत केवल दो वर्ग ही नहीं होते, वरन इसके अतिरिक्त एक तीसरा वर्ग
बुद्धिजीवी वर्ग होता है जिसे मध्यम वर्ग भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स के जो समकालीन लेखक हैं उन सभी लेखकों ने इस मध्यम वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग पर ध्यान दिया है, किंतु कार्ल मार्क्स के द्वारा मध्यम वर्ग के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया, जो उनके सिद्धांत की एक बहुत बड़ी कमजोरी या कमी है। वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक और टेक्नीशियन ये सभी लोग मध्यम वर्ग में आते हैं और समाज के विकास में इनकी महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका होती है। मध्यम वर्ग का स्वरूप, इसकी समस्याएं और आवश्यकताएं दोनों वर्गों से नितांत भिन्न और पृथक हैं। इस कारण उस पर पृथक से विचार करना, अलग से विचार करना आवश्यक हो जाता है। दूसरी कमी क्या है कि कार्ल मार्क्स ने दो वर्गों के अतिरिक्त तीसरा जो महत्वपूर्ण वर्ग है जिसे मध्यम वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं और जिसकी समाज के विकास में महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका होती है, उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। तीसरा है सामाजिक और आर्थिक वर्ग एक ही नहीं। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक और आर्थिक वर्ग को एक मानने की भूल की है। उसके एक मूल त्रुटि यह है कि उसने सामाजिक और आर्थिक वर्गों को एक मान लिया है। समाजशास्त्रियों का कहना है कि वर्गों को केवल आर्थिक आधार पर विभाजित करना गलत है। समाज को ठीक और पूरी तरह से समझने के लिए उसे जाति, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय, वर्ग, योग्यता, सामाजिक स्तर के आधार पर भी बांटा या विभाजित किया जाना चाहिए, अन्यथा हमारा अध्ययन अधूरा ही रहेगा। मार्क्स के द्वारा सामाजिक और आर्थिक वर्गों को एक मानने का कारण संभवतया यह था कि वह वर्ग की अपनी धारणा को सही बताकर उसका प्रयोग राजनीतिक दृष्टि से करना चाहता था। उसके इस प्रयत्न ने अनेक त्रुटियों को जन्म दिया। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी आलोचना क्या है। जो क्रांति की बात करता है कार्ल मार्क्स, वह श्रमिक वर्ग के स्थान पर बुद्धिजीवी वर्ग से ही संभव है। जो क्रांति की बात की है कार्ल मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष सिद्धांत में पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए, वह श्रमिक वर्ग के स्थान पर बुद्धिजीवी या मध्यम वर्ग से ही संभव है। मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष की धारणा के आधार पर सर्वहारा वर्ग की क्रांति की कल्पना की गई है। अपने वर्ग संघर्ष की धारणा के आधार पर कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग की क्रांति की कल्पना की है, लेकिन अब तक का मानवीय इतिहास इस बात का गवाह है, साक्षी है कि जो भी क्रांतियां हुई हैं विश्व में, उनका नेतृत्व श्रमिक वर्ग ने नहीं किया, अपितु मध्यम वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा ही किया गया है। मार्क्स के अनुयायी लेनिन ने इस बात को स्वीकार करते हुए लिखा है, हमने कहा था कि मजदूर लोग अब तक इस योग्य नहीं है कि उनमें समाजवादी चेतना उत्पन्न हो सके। उनके अंदर यह चेतना केवल बाहर से लाई जा सकती है। सभी देशों के इतिहास से प्रमाणित होता है कि अपने अनंत प्रयत्न से मजदूर वर्ग केवल मजदूर सभाई चेतना विकसित कर सकता है, जिसे समाजवादी मोड़ देने के लिए संगठित बौद्धिक बल का अस्तित्व आवश्यक है। तो ये लेनिन का कथन है कि जो क्रांति की चेतना है और या जो क्रांति के दौरान नेतृत्व की बात है, वह मध्यम वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा ही किया जा सकता है, मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग द्वारा नहीं। पांचवी आलोचना क्या कहती है? वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना प्रबल है। कार्ल मार्क्स ने जो वर्गीयता की भावना बताई है, उसकी तुलना में राष्ट्रीयता की भावना अधिक प्रबल होती है। वह किस प्रकार होती है, हम देखते हैं। यह सोचना कि समाज के सभी वर्गों में वर्गीयता की भावना ही सर्वाधिक प्रबल होती है, बड़ी भारी भूल है। कि समाज के सभी वर्ग जो होते हैं उनमें केवल वर्गीयता की भावना या वर्ग चेतना ही प्रबल होती है, भारी भूल है। वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना अधिक प्रबल होती है। इसका प्रमाण यह है कि राष्ट्रीय संकट के अवसर पर एक राष्ट्र के मजदूर और पूंजीपति एक साथ मिलकर
दूसरे राष्ट्र के मजदूर और पूंजीपतियों का विरोध करते हैं। जब कोई राष्ट्रीय संकट आता है तो उस संकट के समय मजदूर और पूंजीपति एक साथ खड़े होकर उस संकट का सामना करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उनमें वर्ग की भावना के स्थान पर राष्ट्र के प्रति जो भावना है वह अधिक प्रबल दिखाई देती है। द्वितीय महायुद्ध के समय स्टालिन द्वारा सोवियत रूस के व्यक्तियों से वर्गीयता या साम्यवादी भूमि के नाम पर नहीं, बल्कि सोवियत भूमि या मातृभूमि के नाम पर ही अपील की गई थी। तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि समाज के जो वर्ग होते हैं उनमें राष्ट्रीयता की भावना अधिक प्रबल होती है, न कि वर्गीयता की भावना, अपने वर्ग से संबंधित भावना। छठी आलोचना क्या है कि समस्त इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का ही इतिहास नहीं है। कार्ल मार्क्स ने एक स्थान पर कहा था कि अब तक का समस्त विश्व का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, लेकिन समस्त इतिहास जो है वह केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है। यह सोचना कि संसार का सारा इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य नहीं है। धर्म, शक्ति प्रदान करने की इच्छा, भूमि, मानवीय भावनाएं तथा दुर्भावनाएं भी संघर्ष के महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। ठीक है, तो वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है, इसके अलावा अन्य तत्व भी हैं जो संघर्ष के महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने यहां पर लिखा है कि इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का ही लेखा मात्र या लेखा जोखा नहीं है। राष्ट्रों के युद्ध वर्गों के युद्ध की अपेक्षा अधिक हिंसक और अधिक आम रहे हैं। गत महायुद्ध में यानी द्वितीय महायुद्ध में राष्ट्रीयता की भावना वर्गीयता की भावना की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली थी। इतिहास में शासक और शासित, अमीर और गरीब सदैव ही अपने देश के शत्रुओं से एक होकर लड़े हैं। हम अपने देश के पूंजीवादी मालिकों की अपेक्षा विदेश के श्रमिकों से अधिक घृणा करते हैं। इतिहास में धर्म के नाम पर लड़ाई हुई। पिछले युद्ध में मार्क्सवादी 2-4 अपवादों को छोड़कर अपने पूंजीवादी राज्यों की ओर से ही लड़े थे। भारत में हिंदू मुसलमानों की समस्या अथवा आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों की समस्या वर्ग संघर्ष की समस्या नहीं है। तो हम चाहें तो यहाँ पर राधाकृष्णन के इस कथन का उल्लेख भी कर सकते हैं अपनी बात के समर्थन में। सातवीं आलोचना क्या कहती है? मार्क्स द्वारा चित्रित वर्ग संघर्ष के परिणाम सत्य सिद्ध नहीं है। मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष के जो परिणाम चित्रित किए हैं वे सत्य सिद्ध नहीं हुए हैं। कार्ल मार्क्स द्वारा वर्ग संघर्ष की धारणा के आधार पर पूंजीवाद के अंत और समाजवाद की स्थापना की जो अवसंभावना व्यक्त की गई है वह ठीक नहीं है। मार्क्स पूंजीवाद में निहित दोषों के आधार पर उसके अंत की भविष्यवाणी करता है। इस बात को हमने पहले देखा है, किंतु यह भूल जाता है कि पूंजीवाद में भी सुधार की गुंजाइश है। इंग्लैंड और अमेरिका जैसे विकसित देशों की हम बात करें तो यहाँ पर श्रमिकों के काम करने की परिस्थितियों में सुधार किया गया है और इस सुधार की वजह से श्रमिक वर्ग का असंतोष वहाँ पर कम हो गया है। श्रमिक वर्ग की संख्या में निरंतर वृद्धि और पूंजीपतियों की संख्या तथा शक्ति में निरंतर कमी होती जाएगी और पूंजीपतियों तथा श्रमिकों के संघर्ष में श्रमिक ही विजयी होंगे आदि ऐसी कपोल कल्पनाएं हैं जो तर्क और अनुभव के आधार पर जिन्हें सत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता, और इनमें से बहुत सी बातें जो है वे असत्य भी सिद्ध हो चुकी हैं। ठीक है, तो वर्ग संघर्ष की धारणा का मूल्यांकन करते हुए प्रोफेसर कैरियो हंट ने कहा है, मार्क्स का यह विचार है कि मनुष्यों के समस्त झगड़े वर्ग संघर्ष से उत्पन्न होते हैं। यद्यपि आम लोगों को यह विश्वास दिलाने में कि उनका दुर्भाग्य पूंजीवादी व्यवस्था के कारण है जो सर्वहारा वर्ग की विजय के साथ ही समाप्त हो जाएगा, युक्त महत्व रखता है, किंतु एक वैज्ञानिक धारणा के रूप में यह सिद्धांत एक मिथ्या सिद्धांत है। ठीक है, तो यह टॉपिक हमारा
पूरा होता है। आशा है आपको कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, आप उसके महत्वपूर्ण तथ्यों से जानकारी आपको मिली है इस व्याख्यान में और आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अन्य विषय के साथ। और एक बात आप ध्यान रखिए, हम प्रत्येक वीडियो के साथ में उसके डिस्क्रिप्शन में जो हमने अध्ययन किया है जिस टॉपिक का, उस टॉपिक की पीडीएफ फाइल का एक लिंक दिया हुआ है जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।